हे फैमिली, वेलकम बैक टू नॉरोक स्टूडियोज। आज जिस फिल्म की चर्चा हो रही है वह असल में इसके सच्ची घटना से संबंधित है। जैसे मनुष्य को वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है तो वह उसके लिए जहर बन जाता है। चूंकि व्यक्ति का लालच बढ़ता जा रहा है, यह स्पष्ट है कि मनचाहा कुछ भी प्राप्त करने के लिए भारी कीमत चुकाई गई है। अब चलिए फिल्म की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के मेन कैरेक्टर में एक लड़का मैट और एक लड़की केट शामिल है। यह एक यंग कपल है। वे एक छोटे शहर में एक घर खरीदते हैं। मैट एक कलाकार है जबकि केट एक ट्रांसलेटर है। लेकिन दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और उन्हें कुछ नया करना था। जहां उन्हें ट्रांसफर किया गया है, उनकी नई घर के आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह घर विशाल और शानदार है। घर की जांच करते समय मैट को एक बहुत ही अनोखा कमरा मिला और घर के सामान से उन्हें कमरे की चाबी भी मिल जाती है। जैसे ही वे उस कमरे को खोलने जाते हैं, घर में वोल्टेज का उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है और इसके साथ ही लाइटें भी बंद कर दी जाती है। अगले दिन वे बेसमेंट में इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और मैट बेसमेंट में जाकर आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि बेसमेंट बिजली के तारों से भरा पड़ा है। कोई भी कोना बिजली के तारों से रहित नहीं था और तहखाने में ठीक बीच में एक हल्का पहिया है। घर की लाइटें बंद होने पर ये लाइटें जल रही है। इलेक्ट्रीशियन इस सेटिंग को बहुत अजीब मानता है, इसलिए वह किसी भी तरह उनकी मदद करने में असमर्थ है। लेकिन दूर जाकर वह मैट से कहता है कि तुमने यह घर खरीद लिया जो काफी समय से खाली था। इस बात पर मैं हैरान हूँ। और वह एक और अजीब बात बताता है कि इसके पूर्व निवासी मारे गए थे। यह सुनकर मैट को यह सोचकर डर लगता है कि हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहां किसी की हत्या कर दी गई है और यह स्पष्ट रूप से उनके लिए धमकी भरा था। वह इस बातचीत को केट से छिपाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर खोजती है। तब उसे पता चला कि साल 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले एक जोड़े की हत्या कर दी थी, लेकिन हत्या का कारण आज तक अज्ञात है। बाद में उस लड़के को एक मनोरोग अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद मैट लैंप लेकर उस कमरे में अकेला रहता है और वह दूसरे मादक पेय की कामना करता है और उसके पास रखा हुआ दीपक हिल जाता है और थोड़ी देर के लिए रोशनी चली जाती है। जैसे ही बिजली आती है, वह अपने सामने एक मादक पेय पाता है। यह देखकर वह ऐसा होने पर डर जाता है। यह बोतल उसकी अपनी बोतलों की तरह है। सुबह उठकर केट ने देखा कि घर की सभी लाइटें खराब हो रही है और फिर वह मैट को देखने के लिए उस कमरे में जाती है। जैसे ही केट उस कमरे में प्रवेश करती है, उसे वह कमरा पेंटिंग, ड्रेस और कई अन्य चीजों सहित विभिन्न चीजों से भरा हुआ मिलता है। और फिर मैट ने केट को बताया, यह कमरा हमें हमारी इच्छित चीजें प्रदान कर सकता है। और मैट उससे इच्छा मांगता है। इस पर केट कहती है, मुझे कोई अच्छी नौकरी दे दो। इस पर मैट ने उसे समझाया, यह कमरा नौकरियां नहीं बल्कि चीजें मुहैया कराता है। बस किसी चीज की चाहत करो, वो मिल जाएगी। तब वह धन की इच्छा रखती है। फिर उन्हें कोने में पैसे मिलते हैं क्योंकि रोशनी में उतार चढ़ाव होता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, केट को यह नापसंद है, जैसा कि मैट ने स्पष्ट किया है। हालांकि इसके बाद उन्हें ईर्ष्या होने लगती है। वे विभिन्न मादक पेय, हीरे, महंगे आभूषण, पोशाक की इच्छा रखते हैं और पार्टियों की व्यवस्था करते हैं। और ये कई दिनों तक चलता रहता है और वे पैसे की दीवार बनाते हैं। वे उस कमरे से कई चीजें ले गए हैं। उन्होंने इससे बहुत मनोरंजन और आनंद उठाया है, लेकिन यह कमरा बेकार हो जाएगा। केट इस पर उदास है और मैट बच्चे के बारे में बात करता है, लेकिन केट इससे सहमत नहीं है क्योंकि वह पहले ही अपने 2 बच्चों को खो चुकी थी। वे दोनों बहस करते हैं। मैट उसे तरोताजा करने के लिए बाहर चला जाता है और केट घर पर ही डिप्रेशन में रहती है। उसके मन में एक विचार आता है और वह उस कमरे में जाकर एक बच्चे की कामना करती है। बदले में उसे एक बच्चा भी मिलता है। जैसे ही मैट अपने घर आता है, वह रोते हुए बच्चे को देखकर हैरान हो जाता है। केट पर चिल्लाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें किसी इंसान की नहीं बल्कि चीजों की इच्छा करनी थी। आपने क्या किया? परिणाम क्या हो सकता है?
वे बच्चे को वापस नहीं लौटा सकते और अत्यधिक भावुक हो गए। मैट इंटरनेट पर घर में हुई हत्या के बारे में जानकारी खोजता है और उसे पता चलता है कि हत्यारे का नाम जॉन डो था और इसी कमरे की चाह में उसने उनकी हत्या कर दी थी। और वह उस हत्यारे से मिलने के लिए मनोरोग अस्पतालों में जाता है। वहां पहुंचकर जॉन डो को पता चला कि वे एक ही घर में रह रहे हैं। इस पर वह कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ दो। अपने घर वापस लौटकर उसने अपनी कार में गैसोलीन भरवाए। अपनी जेब की जांच करते समय उसे पैसे नहीं बल्कि धूल मिली। यहाँ उस कमरे के बारे में एक बड़ा रहस्य सामने आया है और उस कमरे से मांग की गई चीजें घर छोड़कर नष्ट हो जाएंगी। वह घर की ओर भागता है और एक बार फिर जांच करना शुरू करता है। वह उत्सुक है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन उसे बिजली के तारों के अलावा कुछ नहीं मिला और ये बिजली के तार सिर्फ बेसमेंट में ही नहीं बल्कि पूरे घर में है। वह बच्ची फूट फूट कर रो रही है, इसलिए केट उसे घर से बाहर ले जाती है। मैट ने उसे मना किया कि वह उसे बाहर न ले जाए, लेकिन वह सच उजागर नहीं करते। इस बात के बावजूद भी वह घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसका रंग भी बदल जाता है। कुछ समय बाद बच्चे की आवाज नहीं रह गई, लेकिन केट चिल्ला रही है। वह मैट को बुला रही है। फिर मैट दोनों को अंदर ले आता है। तभी एक अजीब सी चीज का सामना करना पड़ता है। उनका छोटा सा बच्चा अब शिशु नहीं बल्कि 7 से 8 साल के बच्चे में तब्दील हो चुका है। तब हम जानते हैं कि उस कमरे की दी गई जीवित चीजें घर के बाहर जाकर बढ़ती रहेंगी और इस उम्र के बढ़ने से वह बूढ़ा हो जाएगा और उसे मौत के मुंह में डाल देगा। तो यही वजह है कि उन्हें उसे अंदर रखना पड़ा। यह जानकर केट हैरान रह गया, लेकिन तब तक वह उस बच्चे को स्वीकार कर चुकी थी और पति पत्नी के बीच वैवाहिक मुद्दे भी है, यहाँ तक कि वे अलग अलग कमरों में रहने लगते हैं। केट का बेटा शेन ही उनके लिए सब कुछ है। मैट अपने कमरे में काले और सफेद रंग से पेंट करता है। शेन रहन सहन और शक्ल सूरत में दूसरे बच्चों की तरह ही सामान्य है, लेकिन उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। शेन को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। एक बार शेन अपने विवाद के कारण पूरी रात जागते रहे और पूरे घर में घूमते रहे। वह घर में घूमते हुए बेसमेंट में लगे बिजली के तारों और पहियों के पास पहुंच जाता है और धीरे धीरे उसके सामने सब कुछ स्पष्ट होने लगता है और वह उस कमरे में भी जाता है। उसे इस दुनिया में अपने आगमन के रहस्य के बारे में पता चल जाता है और उसके पास अतिरिक्त शक्तियां आ जाती है। फिर अगले दिन शेन अपनी कल्पना से उस कमरे को कई पेड़ों वाले बगीचे में बदल देता है। वहां बर्फ भी है और वह उसे एक स्नोमैन बनाता है। केट बच्चे से संतुष्ट है क्योंकि वह उसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह कर रही है। लेकिन मैट यह सोचकर दुखी है कि बच्चा अपनी अतिरिक्त शक्तियों का उपयोग करके कुछ भी कर सकता है और उस बच्चे का अवमूल्यन हो गया। इस बीच मैट को मनोचिकित्सक अस्पताल से जॉन डो का फोन आता है और उसने अपनी असलियत उजागर कर दी कि उसने उस जोड़े को क्यों मारा। उसका कहना है कि उस कमरे से बच्चे की चाह में मैंने उस दंपत्ति की हत्या कर दी थी। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन डो था। वह बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसे ढूंढने के लिए बाहर जाना जरूरी था और उन्हें एक सामान्य प्राणी की तरह जीवन जीना पड़ा, लेकिन कई प्रतिबंध हैं। तब रूम उससे कहता है कि तुम्हें उस व्यक्ति को मारना होगा जिसने दुनिया में तुम्हारे आगमन की कामना की थी। तो यह एक कारण है कि वह उस महिला को मार देता है जो चाहती थी और उसका पति भी इसका शिकार बन जाता है, इसलिए उसे कैद कर लिया गया है। केट यह सारी बातचीत दूसरे फोन से सुन लेती है और गुस्से में कार लेकर घर से निकल जाती है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह देर रात घर नहीं लौटती है और गाड़ी चलाना जारी रखती है, जबकि शेन अपनी मां के बारे में पूछ रहा है। मैट ने गुस्से में असलियत बता दी कि हमने तुम्हें उस कमरे से मांगा है और बाहर जाकर 5 मिनट में ही बड़े हो जाओगे और बूढ़े होकर मर जाओगे। फिर वह उसे घसीटते हुए दरवाजे के पास ले आता है,
लेकिन वह उसे बच्चा समझकर भावुक हो जाते हैं। वह बच्चे से माफी मांगता है और उस पर एक कहानी सुनाता है। फिर वे पिता और पुत्र की तरह व्यवहार करते हैं। आधी रात को घर वापस लौटते हुए केट दोनों को एक साथ देखकर प्रसन्न होती है और सोचती है कि मैट ने आखिरकार बच्चे को स्वीकार कर लिया। तभी मैट जाग गया और वे दोनों कमरे में अकेले हैं और शेन उन्हें दरवाजे के बाहर देखता है और उसके दिल में अपनी मां के लिए कुछ महसूस होता है और वह पूरी हकीकत से वाकिफ भी है। फिर वह अगले दिन बाहर चला जाता है। वापस लौटते ही वह 17 से 18 वर्ष के युवा लड़के में बदल जाता है। वह अंदर आकर मैट को गोली मारने का प्रयास करता है। इस बीच केट को चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। जैसे ही केट को होश आता है, मैट उसे बताता है कि वह हमारे बीच लड़ाई में मर गया है। यह सुनकर दोनों दुखी हो जाते हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए एक बच्चा मिला था, लेकिन अब वह नहीं रहा। तब केट उससे कहती है, मैं यहाँ रहना नहीं बल्कि चली जाना चाहती हूँ। तब मैट जवाब देता है, हमारे पास पैसे नहीं हैं और सबसे बढ़कर हम अपने अस्तित्व के लिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं, इसलिए हमें यह जगह नहीं छोड़नी चाहिए। केट को लगता है कि मैट का बदलता व्यवहार उसे अजीब बना रहा है। अचानक वह अजीब व्यवहार करने लगता है और पता चला कि वह मैट नहीं बल्कि शेन है, जो एक आदमी में बदल गया था। शेन को अपनी अतिरिक्त शक्तियों के बारे में पता था। केट के प्रति उसकी बढ़ती भावनाओं के कारण उसने उसे मैट में बदल दिए। फिर शेन उस कमरे को अपने घर की तरह बदल देता है। शेन बेहोश केट को उस कमरे में ले जाता है। जागने पर मैट पूरे घर में दोनों को खोजता है, लेकिन वह उन दोनों को नहीं ढूंढ पाता है। यहाँ तक कि उस कमरे में भी ताला लगा हुआ है। बगल की दीवार में एक बड़ा छेद करके वह अंदर चला जाता है, जहां उसे बिजली के तार उलझे हुए उन्हें हटाकर वह दीवार के दूसरी ओर चला जाता है, जहां उसे अपने घर की वही लोकेशन मिलती है। तब मैट को समझ आता है कि ये शेन ने किया है। केट का सामना मैट की शक्ल वाले दो व्यक्तियों से होता है। असमंजस में वह शेन को बुलाती है, जो इस पर प्रतिक्रिया देता है। तब उसे असली मैट और शेन के बारे में पता चलता है और केट मैट को लेकर यहाँ से भाग जाती है। शेन की शक्ति का हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण, वह पूरे घर की सेटिंग बदलना शुरू कर देता है और उन्हें पलायन का कोई रास्ता नहीं मिलता। असली मैट घर के बाहर भाग रहा था। शेन ने इस पर उनका पीछा किया, लेकिन वे उस दीवार को पार करके असली घर में आ गए और उनके पीछे शेन भी असली घर में आ जाता है। मैट उसे घसीटते हुए घर से बाहर लाता है और फिर केट ने दरवाजा बंद कर दिए। लंबे समय तक बाहर रहने के कारण वह बड़ा हो जाता है और एक बूढ़े व्यक्ति में परिवर्तित होकर उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद केट परेशान हो जाती है और फिर वे घर छोड़ देते हैं और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर आप इस तरह से अधिक फिल्मों को देखना चाहते हैं तो फ्यूचर अपलोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।